Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class. As you can see in the background, we have the second paragraph of the poem A Roadside Stand. ये second paragraph है जो यहाँ से शुरू हुआ है. It is in the news. यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है. Destroy their sleeping at night the ancient way. ये सेकेंड पैराग्राफ है. इट इज़ इन द न्यूज़. यहाँ देखो, ये फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हुआ था पार्टी इन पावर कीपिंग फ्रॉम अस. फिर यहाँ से शुरू हुआ इट इज़ इन द न्यूज़ से, और ये है एंशियंट वे तक सेकेंड स्टैंजा. तो ये हम लोग को पढ़ना है. और सबसे पहले लाइन बाय लाइन इसको पढ़ करके वर्ड्स और फ्रेजेस को समझना है जो यहाँ दिए गए हैं, उनके शब्दार्थ, उस शब्द का अर्थ क्या निकलता है, उस शब्द का यहाँ पर भाव मीनिंग क्या निकलता है. तो पहले वो देखेंगे हम लोग, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका. फर्स्ट लाइन में आओ. लिखा हुआ है इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन. पहला लाइन में, सेकेंड पैराग्राफ के पहले लाइन में ये वर्ड का मीनिंग जानना है आपको ज़रूरी कि पिटीफुल किन ये वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है. अब यहाँ पिटीफुल का एक अलग मतलब, इंडिविजुअल मतलब भी है, और किन वर्ड जो यूज़ किया है उसका भी एक अलग मीनिंग है. KIN किन. पिटीफुल वर्ड बनता है पिटी वर्ड से, और PITY, और उस पिटी का मतलब होता है दया. और अभी तक इस पोयम में हम लोगों ने ये देखा है, सुना है, लिखा हुआ है, पढ़ा है, वो पैथेटिक वर्ड जो था उसी का इक्विवेलेंट यहाँ पिटीफुल वर्ड है. पैथेटिक मतलब दयनीय अवस्था, और पिटीफुल मतलब भी दया, दयनीय. और KIN किन वर्ड जो है इसका मतलब होता है रिलेटिव्स. रिलेटिव्स. तो पिटीफुल किन का मतलब हो गया रूरल पीपल और उनके जैसे सारे लोग, मतलब उनके सारे रिलेटिव्स. पिटीफुल बोला गया रूरल पीपल को, और किन बोला गया उनके रिलेटिव्स या उनके फैमिली को. आपको वर्ड मीनिंग में दिखाते जाऊं अगर, तो यहाँ देख सकते हो तुम कि पिटीफुल किन का मतलब क्या लिखे हैं. शोइंग पिटी फॉर द रूरल पीपल. वो जो रोड साइड पीपल है उनके लिए दया दिखाया गया है इस वर्ड से. एंड देयर रिलेटिव्स और फैमिली. तो ये दो वर्ड्स का मतलब ये है. पिटीफुल में दया दिखाया गया है, पिटी दिखाया गया है. दया दिखाने का मतलब है कि उनकी हालत बहुत दयनीय है, रूरल पीपल की, रोड साइड पीपल की. और किन वर्ड का मतलब है उनके फैमिली या उनके रिलेटिव्स. दूसरा वर्ड जो सेकेंड पैराग्राफ, पहला वर्ड समझ गए पिटीफुल किन. दूसरा वर्ड देखो, लिखा है आर टू बी बॉट आउट. ये बॉट आउट का मतलब तुमको समझना चाहिए. बॉट आउट यहाँ जो दिया हुआ है, ये बॉट आउट. और फिर एंड मर्सीफुली
गैदर्ड इन, इसका ही मतलब समझना चाहिए आपको। तो बॉट आउट सेकेंड लाइन में दो वर्ड्स हो गए, दो टर्म्स हो गए, बॉट आउट और दूसरा है मर्सीफुली गैदर्ड इन। तो ये बॉट आउट वर्ड जो है ये बाय वर्ड से बना, BUY, बाय, जिसका मतलब होता है खरीदना, वो वाला बाय। तो बॉटअप का मतलब है, बॉट आउट का मतलब है खरीदना। क्या खरीदना? यहाँ किस चीज़ के खरीदने की बात हो रही है, कौन खरीदेगा, किसका चीज़ खरीदेगा? वर्ड मीनिंग्स में देखोगे बॉट आउट का मतलब है टू परचेज देयर प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी का बात कर रहा है? तो तुम परचेज मतलब खरीदना होता है, और किनकी प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही है? रूरल पीपल, रोड साइड पीपल, उनकी प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो रही है, उसको बॉट आउट लिखा है। उसी लाइन में जो था मर्सीफुली गैदर्ड इन, अब यहाँ मर्सीफुली वर्ड जो है वो पिटी फुल वर्ड के इक्विवेलेंट है। पिटी और मर्सी ये मिलते जुलते शब्द हैं। पिटी PITY और मर्सी MERCY, ये मिलते जुलते शब्द हैं, मीनिंग भाव इसका एक ही निकलता है, दया। मर्सी मतलब भी दया, पिटी मतलब भी दया। तो जैसे ऊपर फर्स्ट लाइन में पिटीफुल बोला गया है, दया दिखा, मतलब वो जो रोड साइड पीपल हैं उनके लिए पिटीफुल वर्ड यूज़ किया गया, तो मर्सीफुल वर्ड भी उन्हीं के लिए है, सेम एकदम। और गैदर का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो यहाँ लिखा है कलेक्ट देम शोइंग मर्सी। कलेक्ट देम, देम मतलब हो गया रूरल पीपल, शोइंग मर्सी मतलब दया दिखाते हुए। और सेकेंड लाइन में ही बॉट आउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज देयर प्रॉपर्टी, परचेज खरीदना, किनकी प्रॉपर्टी और कौन खरीद रहा है ये आप ऑब्वियसली सोच सकते हैं, और अभी फिर एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो सेकेंड लाइन में था ये दोनों वर्ड बॉट आउट और मर्सीफुली गैदर्ड इन। गैदर मतलब होता है जमा करना। थर्ड लाइन है टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। ये इसमें थर्ड लाइन में तुमको इस पूरे टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। टू लिव इन विलेजेस तो समझ में आता है, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर का मतलब है ये थिएटर वर्ड ये कॉमनली यूज़ किया जाता है। शब्दार्थ जो इसका है वही इसका यहाँ पर मतलब भी है। थिएटर मतलब सिनेमा, सिनेमा हॉल जो हम लोग बोलते हैं ना, या जो बड़े शहरों में जो स्क्रीन्स, जो बड़े मॉल्स होते हैं उसमें सिनेमा घर होते हैं बहुत सारे। तो थिएटर का यहाँ सीधा मतलब रखना सिनेमा घर, जहाँ पिक्चर देखने के लिए लोग जाते हैं, थिएटर का मतलब। और स्टोर वर्ड जो है ये
इसका तुम स्टोर करने का तो मतलब होता है जमा करना, पर यहाँ नहीं है इसका ये मतलब। यहाँ स्टोर बोला गया है किसको? वो जो बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें घर के A to Z सारा सामान मिलता है, ग्रॉसरीज से लेकर के कपड़े से लेकर के एवरीथिंग एंड एनीथिंग, जो बहुत हर जगह आजकल मॉल्स खुलते हैं, रिलायंस स्मार्ट होता है और अलग अलग लोग अपना मॉल खोलते हैं जिसमें कपड़े भी मिलेंगे, ग्रॉसरीज भी मिलेंगे, तुमको वेजिटेबल्स मतलब एवरीथिंग, दे प्रोवाइड एवरीथिंग। और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है, मल्टी स्टोरेज मतलब बहुमंजिला बिल्डिंग होता है, दुकान ही है वो मॉल। तो उसके लिए, मॉल के लिए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए ये स्टोर वर्ड यूज़ किया है, और सिनेमा हॉल के लिए थिएटर वर्ड यूज़ किया। और नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर का मतलब हुआ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल्स के नज़दीक, बगल में। नेक्स्ट मतलब बगल में, नज़दीक। थर्ड लाइन से इसका मीनिंग समझना है जो अभी हाईलाइट किए। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर का मतलब कि सिनेमा हॉल और जो मल्टीपर्पस मॉल्स होते हैं, बिल्डिंग्स, उनको स्टोर लिखा गया है, उनके नज़दीक, करीब, बगल में। ये थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन में लिखा है वेयर दे डोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर। इसका कोई बड़ा गहरा अर्थ नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस जैसा लिखा हुआ है कि उन लोगों को, यहाँ दे रिप्रेजेंट्स whom, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दे रोड साइड पीपल को, रूरल पीपल को, पुअर विलेजर्स को, फार्मर्स को, जिन्होंने रोड साइड स्टैंड खोला है, उनके लिए बोला जा रहा है कि उन गरीब लोगों को अपने बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब नहीं है उनको। देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू बी वरीड ऑफ। बोला जा रहा है कि उन गरीब लोगों को किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन, बहुत सिंपल मीनिंग है इस लाइन का। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बहुत अच्छे, बहुत इम्पॉर्टेंट दो टर्म्स यूज़ किए हैं। पहला है ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी मतलब लालची, और गुड डूअर्स मतलब अच्छा काम करने वाला को गुड डूअर बोलते हैं। तो ग्रीडी गुड डूअर्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीडी गुड डूअर्स, यहाँ देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर का मतलब है नियर द सिटी, जहाँ थिएटर होता है, स्टोर होता है। ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब हुआ शोइंग टू बी गुड डूअर बट एक्चुअली आर ग्रीडी। दिखावा करेंगे कि वो आपके लिए भलाई करना चाह रहे हैं। दे आर गुड डूअर्स फॉर यू, ऐसा शो किया जाएगा। बट रियलिटी क्या होगा कि आपको आपका भलाई दिखा करके वो अपना लालच पूरा कर रहा है। दे आर ग्रीडी,
और ये टर्म यूज हुआ है सिटी पीपल के लिए। रिच जो सिटी पीपल हैं, जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए, और जो सरकार में जो लोग होते हैं, गवर्नमेंट में जो पार्टी इन पावर जो वर्ड यूज़ किया था, उनको और रिच सिटी पीपल को बोला जा रहा है ग्रीडी गुड डूअर्स। मतलब वो लोग अच्छा काम करने का दिखावा करते हैं, बट एक्चुअली उनके मन में उसके पीछे रियल रीज़न है लालच। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर दे, ग्रीडी गुड डूअर, अगर कोई भी गवर्नमेंट है, वो किसी जगह पर कोई यूनिवर्सिटी ओपन करने का बात करता है, यहाँ एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो ये तो अच्छा काम हुआ, गुड डूअर है वो। मगर इसके पीछे का जो उनका इंटेंशन है वो ये है कि उस यूनिवर्सिटी को बनाने का जो बजट निकलेगा, पैसा जो निकलेगा, उस पैसे का लालच है उनको। यूनिवर्सिटी बनने का कोई उनको मतलब उससे नहीं है। एक्चुअल रीज़न इज देयर ग्रीड, कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, चाहे नहर बनाएंगे, चाहे डैम बनाएंगे, चाहे फ्लाईओवर बनाएंगे, चाहे मेट्रो बनाएंगे, कुछ भी अच्छा काम करने का बात करते हैं, दिखावा है ये। उसके पीछे उन लोगों का ग्रीड होता है, उनका लालच होता है उसके पीछे। जैसे मैंने आपसे कहा सिंपली कि कुछ भी अगर कहीं नहर बनाने का बात हो रहा है, कहीं फ्लाईओवर बनाने का बात हो रहा है, तो ये तो लगता है कि अच्छा बात है, तो दे आर गुड डूअर्स। पर इंटेंशन देखोगे पीछे, तो उस फ्लाईओवर को बनाने का जो बजट है, उस मेट्रो का बनाने का जो बजट है, या कुछ भी बनाया जा रहा है, जो दिखावा किया जा रहा है कि आपके भलाई के लिए है, उसके पीछे मकसद लालच है कि उसका टेंडर अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को दिलाना है, उसका कमीशन खाना है। तो एक्चुअली दे आर ग्रीडी, बट दे शो टू बी गुड पर्सन, गुड डूअर्स। भलाई करने का दिखावा करके अपना लालच पूरा करना, ऐसा जो लोग करते हैं उनको ग्रीडी गुड डूअर्स बोला गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद एक और वर्ड उन्हीं के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है, खाली शब्द बदल गए हैं, और वो है उसी के बगल में, तुम देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है ग्रीडी गुड डूअर्स के बगल में बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे। ये दोनों टर्म्स एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, सेम सेक्शन के लिए, दोनों टर्म्स, ग्रीडी गुड डूअर्स चाहे बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, इनका भाव एक ही निकलता है। भले वर्ड्स अलग हैं, वर्ड मीनिंग्स अलग हो जाएंगे, लेकिन मतलब एक ही निकलेगा। तो जैसे उसका मतलब निकला कि अच्छा काम करने का दिखावा, मगर अंदर से लालच, मेन रीज़न है लालच। तो बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, इसका भी कुछ मिलता जुलता ही आपको वर्ड मिलेगा अर्थ में। देखो लिखा है ऑथोरिटीज और पीपल who claim to give them benefits
but actually they are animals and the poor people are prey for them. Beneficent, beast of prey. समझने लायक यही दोनों वर्ड टर्म्स हैं, थोड़ा डीप मीनिंग रखते हैं। इसमें व्यंग्य भी है, सार्काज्म भी है, इसमें क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को, जिसमें रिच पीपल हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, पार्टी इन पावर है, गवर्नमेंट है, सब हैं। इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इन पर कटाक्ष किया जा रहा है। एक तरफ बोला जा रहा है गुड डूअर्स और उसी में ऐड कर दे रहा है ग्रीडी। एक तरफ बोला जा रहा है बेनिफिशेंट, मतलब फ़ायदेमंद, लेकिन दूसरे तरफ उसी में लिख दे रहा है बगल में बीस्ट ऑफ प्रे। अब बीस्ट वर्ड का यहाँ एनिमल मतलब लिख दिए। वैसे बीस्ट वर्ड का मतलब कॉमनली ना वो राक्षस, दैत्य वर्ड जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसके लिए होता है बीस्ट, राक्षस, दैत्य। तो राक्षस और दैत्य क्या करते हैं? मनुष्यों का नुकसान करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ बीस्ट वर्ड को एनिमल वर्ड से रिप्लेस कर दिए हैं वर्ड मीनिंग में। तुम उसको बीस्ट को शैतान बोल सकते हो, राक्षस बोल सकते हो, दैत्य बोल सकते हो, समझ सकते हो। और प्रे जो है इसका मीनिंग है शिकार। जैसे एक होता है शिकारी, एक होता है उसका शिकार। इस तरह से अगर समझो तो वही लोग, रिच पीपल, सिटी पीपल एंड पॉलिटिशियंस एंड द पार्टी इन पावर, द रूलिंग पार्टी, they are called beast, they are called animals, and उन जानवरों का शिकार कौन बनते हैं, प्रे कौन बनते हैं? पुअर रूरल पीपल, वो हो गए प्रे। अब यहाँ प्रे वर्ड का स्पेलिंग थोड़ा ठीक से देखना। एक प्रे वर्ड में अगर मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन भी होता है, खाली स्पेलिंग अलग होता है, जिसका मतलब प्रार्थना होता है, गॉड से रिलेटेड प्रेयर। लेकिन यहाँ PREY है, AY नहीं रहता तो होता प्रार्थना वाला प्रेयर। PREY का मतलब होता है शिकार। तो शिकारी कौन है और शिकार कौन है, ये क्लियर रखना अपने दिमाग में समझने के लिए। बीस्ट शिकारी, एनिमल, और जो पुअर कंट्री साइड, रोड साइड, रूरल पीपल हैं, वो हैं उनके शिकार। मगर शो क्या किया जाता है? शो ये किया जाता है कि रिच पीपल जो हैं, गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिशियंस जो है, वो बेनिफिट देंगे इन पुअर पीपल को। ये दिखावा है। जैसे इसके पहले वाला टर्म में दिखावा है कि गुड डूअर्स हैं, पर उसके पीछे सच्चाई है ग्रीड उनका। ठीक उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल भी उसी का दिया है कि जो रिच सिटी पीपल हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस, ये सब जो हैं, ये सब ना बेनिफिट दिखा करके कि हम तुमको बेनिफिट देंगे, ये लोग उन एनिमल्स जैसे हैं जो पुअर रूरल पीपल को अपना शिकार बना लेते हैं।
प्रे बना लेते हैं। ये दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये दोनों टर्म्स हैं, चाहे क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछ दे। सबसे इजी वे तो यही है कि आपसे पूछा जाएगा कि इन टर्म्स का आप क्या मतलब समझते हैं, इन टर्म्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो जो वर्ड मीनिंग में लिखे हैं और फिर जो एक्सप्लेनेशन में बताएंगे उसके अनुसार आप एक्सप्लेन, अभी वर्ड मीनिंग से ही आप काफ़ी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन दोनों को। ग्रीडी गुड डूअर्स, ये दोनों टर्म एक ही तरह के लोगों के लिए यूज़ किया गया है, अलग अलग नहीं है, और मतलब भी घुमा फिरा के एक ही निकलता है दोनों टर्म्स का। लालची लोग जो अच्छा काम करने का दिखावा कर रहे हैं, और दूसरा है कि वो जानवर, ये एनिमल रिच पीपल के लिए है, बीस्ट वर्ड, कि वो जो कि फ़ायदा दिखाते हैं, फ़ायदे की बात समझाते हैं, बट एक्चुअली वो बीस्ट होते हैं, एनिमल होते हैं जो रूरल पीपल को अपना शिकार बनाते हैं, उनको बेनिफिट का लालच दे करके, बेनिफिट दिखा करके। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं सेकेंड पैराग्राफ में जो आया है, ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे। उसके बाद फोर्थ लाइन में है स्वार्म ओवर। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका भी मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। लिटरल मीनिंग अगर इसका देखोगे, शब्दार्थ में देखोगे, तो स्वार्म ओवर का मतलब होता है, एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि अगर मिठाइयाँ, स्वीट्स जो हैं वो अगर ओपन रखे रहते हैं, ओपनली, बहुत सारा छोटा छोटा होटल्स और ढाबा में देखोगे कि जहाँ पे उतनी साफ़ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जाता, उतना हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता, अनहाइजीनिक जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ देखोगे तुम कि मिठाई अगर कुछ जितना जो भी चीज़ रखा हुआ है ना, कुछ कवर्ड नहीं किया गया है, और उसके वजह से उनके ऊपर मक्खियाँ भिन भिनाते रहती हैं और सर्कल चक्कर लगाते रहती हैं, और उस चक्कर लगाने को हम लोग फिर हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं, चारों तरफ मंडराना। तो स्वार्म ओवर का यही मतलब है, एकदम बोलचाल की भाषा में अगर समझोगे, मंडराना किसी चीज़ के चारों तरफ। और एक चीज़ और है इसमें एसेंशियल याद रखना कि सिंगल, कभी कोई सिंगल मक्खी नहीं दिखेगा तुमको मंडराते हुए, वो लोग ग्रुप में दिखेंगे, लार्ज नंबर्स में दिखेंगे। तो यहाँ पे भी स्वार्म ओवर का मतलब है मंडराना, और क्यों यूज़ किया गया है मीनिंग सेंटेंस में आपको एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। अभी वर्ड मीनिंग में याद रखो, स्वार्म ओवर मतलब होता है कि लार्ज नंबर में किसी चीज़ के ऊपर मंडराना, चारों तरफ घूमना, जैसे फ्लाइज मंडराते रहते हैं मिठाइयों पर, वैसे स्वार्म ओवर। और उसके बाद इन्फोर्सिंग बेनिफिट वर्ड है, ये वर्ड बेनिफिट तो बेनिफिट समझते हो, इनफोर्सिंग का मतलब जबरदस्ती, फोर्सिंग वर्ड होता है ना, बाय फोर्स, जबरदस्ती, आप उससे मदद मांग भी नहीं रहे हैं और ज़बरदस्ती आपको बोल रहा है कि नहीं हम आपको बेनिफिट दिलाएंगे ही दिलाएंगे,
आप चाहे चाहे नहीं चाहे, तो उसके लिए इन्फोर्सिंग वर्ड हो गया। आप चाहे चाहे नहीं, हम आपको बेनिफिट दिला के रहेंगे, ये वर्ड हो गया इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेटेड एक वर्ड। वैसे तो कैलकुलेशन सबको ही समझता है, हिसाब किताब, कैलकुलेटेड। तो यहाँ इसका मतलब कैलकुलेटेड का यहाँ मतलब जो है ना वो है वेल प्लान्ड, मतलब अच्छे से पूरा प्लान किया हुआ है, पूरा हिसाब किताब लगा चुका है। अच्छे से प्लान करने को कैलकुलेटेड बोलते हैं। यहाँ कैलकुलेटेड यहाँ लिखा गया है पोयम में, उसका भाव कैलकुलेटेड का निकल रहा है। एकदम सोची समझी बात, बहुत सोच समझ के अगर कोई प्लान बनाया है तो वो इसका मतलब है कि वो कैलकुलेटेड है, हिसाब किताब लगा लिया है। इसके आगे कुछ और वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में, उनका मीनिंग्स देखेंगे और फिर पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि उन वर्ड्स को किसके साथ कैसे कैसे यूज़ किया है और उसका मतलब क्या निकलता है। सेकेंड पैराग्राफ का बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों ने कर लिया है, तो उन वर्ड्स का मीनिंग तुमको ये टेक्स्ट बुक में वर्ड पढ़ करके और आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या वर्ड का मीनिंग है। अपने आप में, अपने भाषा में आपको समझ में एटलीस्ट आना चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट टू द थिएटर और स्टोर, ये वर्ड का, ये टर्म का क्या मतलब है, तो नेक्स्ट टू द सिटी, शहर के नज़दीक, जहाँ से फिल्म पिक्चर हॉल्स जो हैं वो नज़दीक हों, जहाँ से मॉल्स नज़दीक हों, ये उसका ये मतलब है। तो जो वर्ड मीनिंग्स मैं बताता हूँ और जो नोट्स में भी लिखा हुआ रहता है, उनको अच्छे से फोकस करके समझना। अलग अलग तरीके से मैं बताता भी हूँ, ये मतलब भी निकलेगा, ये मतलब भी निकलेगा। उन चीज़ों को अगर तुम माइंड में अपना बैठा सका, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही, अपने भाषा में जो भी तुम उसको समझते हो जैसे, वो तुम अगर करेगा, उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन करेंगे, हम जब एक्सप्लेन करेंगे उसको, तो तुमको बातें, एक्सप्लेनेशन वाली बातें जल्दी और अच्छे से समझ आएंगी, अगर वर्ड मीनिंग्स ठीक से पता है तो। अदरवाइज फिर वही बाउंस करेगा। अब अगर स्वार्म ओवर का मतलब, किसी को स्वार्म का मतलब नहीं पता रहेगा तो बाउंस ही कर जाएगा उसके मन से, क्या लिखा हुआ है वो उस लाइन में, क्या मतलब है उसको। बीस्ट ऑफ प्रे अगर किसी को नहीं पता रहेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे क्या होता है यहाँ PREY, बीस्ट किसको बोलते हैं, तो ये सब वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आपको समझ करके और अपने मन में इस तरह से प्रैक्टिस करके, बार बार उसको रिवाइज करके, इस तरह से अपने मन में बैठाना होगा कि उन वर्ड्स का मीनिंग आपको अपने भाषा में समझ में आता हो, तब आप लिख पाएंगे उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा तो वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा सीरियसली लेना, जो नोट्स में भी दे देते हैं हम और ओरली भी जो हम बताते जा रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।